बिजनेस में शुरुआत में आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, खास करके आपके एक्सपेंसेस को लेके। कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आपकी इनकम 70-80 हजार है तो आप महीने की 20,000 वाली आप ईएमआई की गाड़ी ले सकते हो। ठीक है, आपकी लाख हो तो आप महीने का 25,000 तक जा सकते हो। आपका कंपनी की साइज 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ है और आप बोलो मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है। आप ये सोच रहे हो मैं विजन बनाऊंगा कि मुझे 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की कंपनी बनानी है तो लोग क्या कहेंगे। आप ये भी तो सोचो, अगर आपका बिजनेस छोटा रह गया तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। दरअसल क्या है, हम डरे हुए हैं और लोग भी डरे हुए हैं। हम किससे डरते हैं? उन लोगों से जो हमारे बारे में कहेंगे। और वो किससे डरते हैं? हमसे, कि ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे बीच से निकल जाएगा। किसी सेमिनार में गए, मानो कि वहां पर ट्रेनर ने 4 घंटे तक बोला, बहुत सारी चीज बोली और आपने कुछ नहीं लिखा। आपको घर पे आकर कोई पूछे कि उस ट्रेनर ने क्या बोला, आपको क्या लगता है 4 घंटे में से आप कितना टाइम बोल पाओगे? सिर्फ 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट ना। बोला तो 4 घंटे उसने ना, 10 मिनट ही आप क्यों बोल पाओगे? इतना ही पूरी समरी याद रही हो। सिंपल सी चीज है, इसीलिए लिखना जरूरी है। अब मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले एक विजन बनाया था, एक विश लिस्ट की मैंने एक डायरी बनाई है। उसमें लिखा है मेरे को 10 किताबें लिखनी है। अभी आप समझो कि हमने ये 2 किताब हमने कंप्लीट कर दी। ये पहला है सफलता क्यों नहीं मिलती, ये हमने कंप्लीट की और अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया, बिजनेस बड़ा करो या बंद करो। मैनेजमेंट सीखना है ना तो आप इंडिया के ना घर में चले जाओ। आपके वहाँ की जो वुमेन्स होती है ना, इससे अच्छा मैनेजमेंट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। वो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इंडिया में पहले से ही मैनेजमेंट चलता आ रहा है। आप वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, कि हमारे पास इतना सब कुछ है। हमारे पास वेद है, पुराण है, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घर से भी सीख रहे हैं ये चीजें। फिर भी कंपेयर करने जाए सर तो इंडिया की जो बिजनेस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से तो कंपैरिजन हम नहीं ही कर सकते सर। जब लंदन में पहला स्कूल चालू हुआ था तब गुरुकुल इंडिया में 1,76,000 थे। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय थे। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। उस टाइम के जो हमारे आचार्य थे वो बहुत विद्वान थे। बहुत, उसमें हम सब ने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा। जी सर, राइट। आज एक बच्चे को आप बोलो ना कि आप रामायण पढ़ते हो, नहीं। आप भगवत गीता नहीं पढ़ते। हमारे घर पे बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप समझो हम किस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया, बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया। आज एक्चुअल में हम है ना, हम सब एक तरीके जिंदा लाश हैं। हमें कोई फॉलो करवा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे। और उसकी वजह यही है कि पुरानी चीजों को मिटा दिया गया और हमें ये यकीन दिला दिया कि आज जो है ना, एक्चुअल में ये सबसे बेहतर है। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बोले जाते क्योंकि हमारे पास बहुत धन था या बहुत सोना था। सोने की चिड़िया हम इसलिए बोले जाते क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान था। हेलो सर, पिछले पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया था सर और बहुत कुछ जानने को मिला था। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना और नए नए क्वेरीज क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो कुछ मैं इसमें से चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस का जो एक मेन होता है कैश, फाइनेंस मैनेजमेंट, तो वो पिलर अगर बिजनेसमैन को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो कैसे करे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सपांशन के टाइम पे ना वो अमाउंट नहीं दिखती है, अमाउंट कंपनी में से मिलती नहीं है, जिसके कारण एक्सपांशन हमें स्टॉप कर देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि फंड नहीं मिलता है, हमें करना है, दिमाग में बहुत कुछ है, अप्रूवल भी आ गए हैं, कर सकते हैं, बट ड्यू टू फंड, ड्यू टू ऐसी चीज़ों के कारण हमें रुक देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कि पहले से ही कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बिजनेस में फंड रहे, या प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर कहीं से रेस करना चाहिए? उसके ऊपर थोड़ा गाइडेंस चाहिए सर। देखो, जनरली बहुत सारे बिजनेस के अंदर कैश क्रंच होता है। मतलब उनको बिजनेस ग्रो करना है लेकिन उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो फंड क्यों नहीं होता है? फंड ना होने की 2 वजह है। पहली चीज है कि आपका जो सेल है वो कम है। ठीक है, कि आपका सेल या रेवेन्यू आपका नहीं आ रहा ताकि आपके वहाँ पर एक्सपेंसेस के सामने आपका जो कैश है वो कम पड़ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट, कि कई बार आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये अक्सर ना छोटे बिजनेसमैन के अंदर या छोटे बिजनेस के अंदर आप देखोगे तो दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनके वहाँ पे पैसे नहीं आ रहे हैं,
हाँ, कुछ जगह पर ऐसे हैं कि भाई उनका सेल्स नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसे है कि उनका बिजनेस में पैसे आते हैं, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि आज आप देखोगे, हम बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं, तो हम जरा उनके जब पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं ना, तब पता चलता है कि यार उन्होंने बिजनेस से बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, जी अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बना हुआ है। जी इवन कहीं जगह पर तो ये देखा हुआ है कि उन्होंने अपने बिजनेस में से पैसे निकाल के वो ब्याज पे देते हैं दूसरों को, अच्छा या अपने बिजनेस में से निकाल के दूसरी किसी जगह पर वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जी तो इसको कहते हैं पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट। आपके धंधे का पैसा आपके धंधे में रहना चाहिए, और तब तक रहना चाहिए जब तक आपका धंधा नया रेवेन्यू आए बिना 6 महीने तक कम से कम चल सके, मिनिमम। इसको कहते हैं बैकअप प्लान, कि आपका बिजनेस ना कम से कम 6 महीने तक रन कर सके, इतना फंड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा जो आपके पास पैसे बच रहे हैं, उसका आप जो करो, दैट इज अप टू यू। जी तो आज ना जनरली हम अपनी एलडीपी प्रोग्राम में एक एग्जांपल देते हैं, केस स्टडी बताते हैं कि आपने चिक शैम्पू का नाम सुना होगा। चिक जी शैम्पू, नायल शैम्पू, जी गार्डन जी नमकीन। तो उनके जो ऑनर सीके रंगनाथन, जी तो उनकी ना मैं स्टोरी सुन रहा था कि भाई उन्होंने 15,000 रुपए के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और 15,000 से शुरुआत करने के बाद 400 करोड़ तक जब तक वो नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने घर खुद का नहीं लिया। वो रेंट पर रहते थे, और हर 11 महीने के बाद में उनको घर बदलना पड़ता था, और इस कारण से उनकी वाइफ को झगड़े बहुत होते थे उनके साथ में। तो उनका माइंडसेट था कि नहीं यार, मुझे ना अभी घर नहीं लेना है, मुझे अभी अपने बिजनेस के अंदर और एक्सपेंशन करना है। 400 करोड़ तक वो पहुंचे, तब तक उन्होंने घर नहीं लिया। आज के टाइम पे उनकी कंपनी की वैल्यू तकरीबन 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ से ज्यादा ही है। अच्छा अब जरा सोचो कि अगर आज वो अपनी कंपनी को बेचे, है ना, तो 2000 करोड़ के आसपास उनका वैल्यूएशन है, या 2000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो अगर उनको वो बेचने, कम से कम 2-3 गुना तो उनको आराम से मिलेगा, जी उसकी मार्केट में जो वैल्यू, जो ब्रांड है। जी तो आप सोचो 6,000-5,000 करोड़ रुपए उनको अगर आज मिलता है कंपनी में, कितने घर खरीद सकते हैं वो? बहुत सारा आराम से अगर वो 5-6 हजार करोड़ को वो बैंक में रख देंगे ना, तो उसके ब्याज से हर महीने वो घर खरीद सकते हैं। या दैट इज लॉन्ग विजन। तो होता क्या है कि बिजनेस जब शुरू होता है, थोड़ा पैसा दिखना शुरू होता है ना, तो उस पैसे को वो इस्तेमाल कर लेते हैं पर्सनल यूजों के लिए, और फिर बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता, फंड नहीं होता है। तो उनको ऐसा लगता है यार मेरा बिजनेस है ना ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, आपके पास पैसे थे या पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इस कारण से आपके पैसे हाथ में बचते नहीं है। ये कारण होता है। दूसरा एक कारण और भी होता है कि आपका पुअर फंड मैनेजमेंट जो हो जाता है ना, उसका कारण ये भी होता है कि आप है ना उधारी पे बेचते हो, और आपका पैसा टाइम पर रिकवर नहीं होता। जी हाँ, अभी मैं सोशल मीडिया पे कहीं पर एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अपने टेक्सटाइल मार्केट में फोस्टा करके एक एसोसिएशन है जी जो टेक्सटाइल मार्केट का है। जी तो अभी वो बैठ के चर्चा कर रहे हैं किस चीज के ऊपर। उनका पेमेंट ना डिले आता है, पेमेंट लेट से आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। जी और ये क्यों आज चर्चा हो रही है? क्योंकि पहले से ही आपने गलत सिस्टम बनाया ना। अब आप क्या बोल रहे हैं, आपने ऐसे धारा बनाई कि 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 120 दिन, कई बार तो 180 दिन के बाद आपका पैसा आता है। तो आज आपने माल बेचा, वो 180 दिन या मतलब 6 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो 6 महीने तक आपका खर्च चलेगा कैसे? जी आप राइट 6 महीने में एडजस्ट करोगे, आप कहीं से वर्किंग कैपिटल लोगे, या कहीं से आप ब्याज पे लोगे, या बैंक के पास जाओगे, तो बैंक को भी तो ब्याज तो देना पड़ेगा। जी वो 6 महीने का ब्याज, 6 महीने के बाद पैसा आपके पास आएगा, तो वो उतना थोड़ी आया, जी वो तो कम होके कम आया। हो के आया तो आपके पास पैसा आया, वो भी कम होके आया, वो 6 महीने के बाद आया, तो आपके बीच के अंदर जो फाइनेंस मैनेजमेंट बिगड़ गया। जी तो कई बार ये सारी गलतियां बिजनेसमैन करते हैं, और जिसके कारण उनके वहां पर जब बिजनेस को एक्सपेंशन करने की बारी आती है तो कैपिटल नहीं होता। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि इस कंपनी ने उस कंपनी को 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ में खरीद लिया, खरीद लिया है ना। राइट तो अब कैसे खरीदा, पैसा कहाँ से आया? वो पैसा उनका आया था, जो उनका प्रॉफिट आता था वो उनका बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। अच्छा मतलब जर्नली आप देखोगे तो जब कंपनी ऑर्गेनाइज होती है ना, तो हर जगह पर डेजिग्नेशन बनता है, जी ठीक है, कि सीईओ है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, जी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे उनके स्ट्रक्चर बनते हैं। जी
तो हर स्ट्रक्चर के साथ में सैलरी कनेक्टेड होती है। तो कंपनी में से वो सैलरी के अलावा उनको और कुछ नहीं मिलता, या फिर कंपनी में उनके शेयर्स होते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है ना वो फिक्स हो जाता है, रेवेन्यू बढ़ते जाती है, तो एक्सपेंसेस निकालने के बाद में जो पैसा बचता है वो कंपनी के पास ही रहता है जी। और वो जो फंड रहता है ना, तो उस फंड से उनको कोई नया एक्सपेंशन करना होता है तो वो करते हैं, कोई नई कंपनी खरीदनी होती है खरीदते हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी लानी होती है तो लाते हैं। आप समझो विप्रो ने एक साथ में 10,000 लोगों की भर्ती की, कहाँ से पैसा है? समझा है ना? कितनी सारी जगह पर हमने ये चीज, तो वो एक्सेस पैसा आया कहाँ से? वो एक्सेस पैसा उनका प्रॉफिट का पैसा है। और छोटे बिजनेस में क्या होता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो चलो इस महीने हमने एक घर खरीद लिया, हाँ। हमने इस महीने ज्यादा पैसा आया, एक गाड़ी खरीद ली। तो हमारा जो एक्सपेंसेस जो है ना वो एक्चुअल में मैनेज नहीं है, जिसके कारण ऑलवेज छोटे बिजनेसेस के अंदर पैसों की कमी होती है और जिसके कारण उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसे की कमी नहीं। आपको पैसे की कमी नहीं है, आपको मैनेजमेंट की कमी है। आपको वो सही बताने वाला नहीं है कि आप कंपनी में से कितना लेकर जाओ। हम एलडीपी में ये सिखाते हैं, आपकी सैलरी के अलावा आपको अपनी कंपनी से कुछ नहीं लेना है। प्रॉफिट जो लॉस है ना वो आप एंड में, आप मार्च के एंड में आप कंप्लीट करो, उसमें से आपको अगर कुछ लेकर जाना तो लेकर जाओ, बाकी बीच में सिर्फ सैलरी के अलावा कुछ मत लेकर जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बिजनेस छोटे कर रहे हैं उनको अगर ऐसा कभी भी ना आए उनके बिजनेस के अंदर कि पैसों की कमी हो, तो उनको ये डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। जी सर। फाइनेंस मैनेजमेंट हो सकता है सर। सर यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी ले तो कितनी ले और प्रॉफिट में से पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए ले तो कितना % लिया जाए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जनरली लोग पूछते हैं कि सर कितनी सैलरी मैं विड्रॉ करूं, तो कितनी सैलरी विड्रॉ करो ये आप डिसाइड करो, कंपनी आपकी है, ठीक है? तो आप है ना किसी और से नहीं ले रहे हो, आप अपने से ले रहे हो। अब एज एग्जांपल सपोज आपकी जेब में 100 रुपए हैं, जी। ठीक है, आपकी जेब में 100 का नोट पड़ा हुआ है और आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आई तो आप खुद डिसाइड करते हो ना कि ये 100 में से मुझे कितना खर्चा करना है। जी। और वो आगे पीछे का आप सोच के खर्चा करते हो जी। कि 100 का 100 भी खर्चा कर दूंगा तो फ्यूचर में मुझे बाद में तकलीफ आएगी, जी। या 100 में से मैं अभी 10 रुपए खर्चा करूं तो 90 रुपए आगे के लिए मैं बचा कर रखूं। सो इस तरीके से आपको खुद को डिसीजन लेना है। और जर्नली हम जो कैलकुलेशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि सर आपके मंथली का एक एक्सपेंस काउंट करो कि हर महीने मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे घर में इतना देना होता है, मेरे पर्सनल चीजों के लिए मुझे इतना देना होता है। तो जो भी हो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आपका होता है उतना आप डिसाइड कर लो कि एटलीस्ट मैं इतना लेकर जाऊंगा। और इसमें भी आप एक चीज और भी कर सकते हो, आप हर साल उसको बढ़ा सकते हो। जैसे एज एग्जांपल आपने इस साल 50,000 रुपए सैलरी ली तो अगले साल आप 60,000 कर सकते हो, 70,000 कर सकते हो अगर आपकी कंपनी का ग्रो हो रहा है। जी राइट सर। तो आप ना खुद डिसाइड करो कि आपको कितना विड्रॉ करना है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, मेरे जेब में से कितना पैसा मुझे उड़ाना है ना वो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा। राइट सर। है ना? तो ये है ना, देखो बिजनेस में शुरुआत में आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, खास करके आपके एक्सपेंसेस को लेके। कई बार अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये वीडियोस जो बना रहे हैं, कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी कब लेनी चाहिए। तो अब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि गाड़ी कब लेनी चाहिए, कि एज एग्जांपल जब आपकी महीने की इनकम ना कम से कम 40-50 हजार आपकी इनकम हो महीने की, तब आप वो गाड़ी लो जिसकी ईएमआई 10 से 15 हजार के बीच में हो। ठीक है, अगर आपकी इनकम 70-80 हजार है तो आप महीने की 20,000 वाली आप ईएमआई की गाड़ी ले सकते हो। ठीक है, आपके लाख हो तो आप महीने का 25,000 तक जा सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है। अब आपका कंपनी के साइज सपोज 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ है और आप बोलो मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं पॉसिबल है, ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कंपनी के अंदर डिस्टर्बेंस आएगा, उसको आपको संभालना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको कितनी सैलरी लेनी है। और जनरली आप देखोगे तो आज ना हर बड़ी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एमडीज होते हैं ना, वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी कोविड के टाइम पे आप देखो तो बहुत सारी कंपनियों के पास ये स्टेटमेंट आया कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे या फिर हमारा जो मैनेजमेंट की कोर टीम थी, उन लोगों ने अपनी सैलरी में 90% का कट लिया।
क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस को मेंटेन किया जाए। कोविड के टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सब लोग है ना, अगर अपनी अपनी सैलरी की डिमांड करेंगे तो कंपनी है ना वो खत्म हो जाएगी। तो जी। सबने अंडरस्टैंडिंग दिखाई। तो ऐसे आपको शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है। आपको देखो, आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, आप जो चाहते हो ना वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। एक मैं कहीं सेशन में कह रहा था कि दुनिया की हर लग्जरी चीज बिजनेसमैन के लिए ही बनी है, राइट सर। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ना भोग देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप सोचो मुझे आज के आज चाहिए, तो आज हो सकता है आप उसको ले लो, लेकिन उसके लिए आपके बिजनेस में आपको बहुत स्ट्रगल आएगी। और आज बिजनेस के बहुत सारे स्टार्टअप जो बंद हो रहे हैं ना, उनका कारण भी यही है, पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट। कि भी आपको पैसा मिल गया, आपने कहीं से फंडिंग उठाई, आपको पैसा मिल गया, अब उस पैसे का करना क्या है? जी। उस पैसे को कई बार खुद लोग पर्सनल यूज में लगा देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में, अपनी ऑफिसेस को बढ़ाने में, या अपनी और चीज़ों को दिखाने में। अब जी। उसमें आपका पैसा चला गया, तो आपकी कंपनी के अंदर जो आपको करना था वो चीज़ हुई नहीं। फिर आपकी राइट सर। कंपनी के अंदर ये क्राइसिस आना शुरू हुए, फिर कंपनी लॉस में जाती है, फिर बंद होती है। राइट सर। तो ये आपको शुरुआत के अंदर आपको कम से कम ना डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। देखो, मैं हर जगह कहता हूँ, आप 5 साल डिसिप्लिन करोगे ना, इस डिसिप्लिन में आप 5 साल रह जाओगे ना, तो बाकी 35 साल एंजॉय करोगे। अगर 5 साल के अंदर आप ना अपने डिसिप्लिन को तोड़ के ना मन मर्जी का कर लोगे, तो बाकी के 35 साल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट 5 वर्सेस 35। या तो 5 साल आप सेक्रीफाइस कर लो, 35 साल एंजॉय करो, या जी। 5 साल एंजॉय कर लो, 35 साल सेक्रीफाइस करो। जी। तो ये आपको एज अ बिजनेसमैन खुद को सोचने की जरूरत है कि मुझे कितनी सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए। जी सर, बहुत अच्छी सर इन्फॉर्मेशन है सर। सर, एक ये भी चीज़ आती है सर कई बार कि जैसे हम बोलते हैं बिजनेसमैन को सीआरएम करना चाहिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विसेज के और कैसे नई चीज़ों पे हम वर्कआउट कर पाए, एक्सपांशन कर पाए, इस पे ध्यान देना चाहिए, आर&डी करना चाहिए। तो आर&डी वाला जो पार्ट रहता है उसमें कई बार ऑनर्स को कन्फ्यूजन्स रहता है कि आर&डी करे तो क्या करे, कैसे करे आर&डी, हम मार्केट में उतरे तो क्या देखें। जैसे कि हमारे कहते हैं ना कि एक क्लाइंट है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, जो होलसेलिंग का करते हैं, टेक्सटाइल्स में वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब उनका जो इंडस्ट्री है वो फैशन डिज़ाइनर पे पूरा बेस्ड रहता है। तो वो बोलते हैं कि अब इस पे आर&डी में मैं क्या करूँ, अब मैं नीचे की मार्केट की डिमांड मेरे पास जब आती है तब तक तो बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग करके बैठ गए होते हैं, तो जब तक वो आ जाती है तो फिर मैं जब प्रोडक्ट लेके उतरता हूँ तब तक तो डिमांड खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ों को मैं कैसे समझूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो एंड यूज़र है और एंड यूज़र के माइंड्स अलग अलग होते हैं और फैशंस भी बदलते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आर&डी के बारे में लोग समझ रहे हैं। आर&डी आप समझो, आज के टाइम पे आर&डी करना इजी भी हो गया, लेकिन उसको पहले समझना जरूरी कि आर&डी क्या है और क्यों करना चाहिए। आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई आपकी कंपनी जो चल रही है वो अच्छा कर रही है, यू आर डूइंग गुड, बट हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों की सोच बदलेगी, मार्केट में आपका एटमॉस्फेयर बदलेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका बिजनेस टिका रहे और आप ग्रो करते रहो, उसके लिए आपको आगे की प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड आर&डी, है ना। तो आप मानो कि बस जैसे कि आपके क्लाइंट के आर&डी क्या करें, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कस्टमर का जो कहते हैं ना, कस्टमर मार्केट में उसका बिहेवियर कैसे बदल रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट, उसको समझ के अपनी प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना, दैट इज आर&डी। यस। तो आज है ना, जनरली क्या है, आपका अगर एंड यूजर है, आपका प्रोडक्ट का एंड यूजर आपका कस्टमर है, कस्टमर के माइंडसेट को बदलने, कस्टमर के माइंडसेट को समझने की जरूरत है, क्या ये डिमांड कर रहा है जी, है ना। और उसके लिए आपको उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी जी, उससे ना, आपको उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ना अपने कस्टमर को समझने के लिए खुद डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। कभी कभी वो है ना
खुद एज ए कहते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको नीचे जाके चेक करना होता है कि मेरा काम जहाँ नीचे हो रहा है वो सही हो रहा है या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो वो R&D का पार्ट ही है। तो एक पार्ट है कि कस्टमर तक आप पहुंचो, पहला। दूसरा कि आप एग्जीबिशंस में और आप ट्रेड शोज में जाओ जी। क्योंकि एग्जीबिशन के अंदर और ट्रेड शोज में वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है जो 2 साल 3 साल के बाद मार्केट में आएगी। उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है जी। ठीक है, और वहां पर वो बताया कि आने वाले समय में ये, तो आप अगर वहां पर जाओगे तो आपको समझ में आए कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी या ये प्रोडक्ट या इस तरीके से नई डिजाइन आने वाली है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे कि भाई मुझे भी वो चीज बनानी है तो कहाँ से बनेगा जी। ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई कि आपको, तीसरी चीज ये हो गई कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। जहां आपका मार्केट है, जैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर हैं, तो वो लोग है ना आपके प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो आपको ना उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। जैसे एज एग्जांपल मानो कि एक वर्ड है फोरकास्टिंग, हाँ, है ना, अनुमान yes, लगाना। अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना मतलब क्या, फोरकास्टिंग मतलब क्या, दैट इज, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ R&D कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी। अब जैसे कि आज है ना, आप देखोगे तो इंटरनेट पर चल रहा है कि भाई आने वाले समय के अंदर AI और चैट GPT पूरी दुनिया के ऊपर है ना बहुत फेमस होने वाला है। जी। ये है क्या, कैसे पता आपको? कुछ लोगों ने बोला और कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि होगा। राइट। हम आज ये बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर ड्राइवरलेस कारें होंगी, यस। ड्रोन डिलीवरीज होंगी, यस। राइट ना, हाइपर लिंक होंगी। जी। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, दैट इज फोरकास्टिंग। Forecast. कि भाई कोई सोच रहा है कि ऐसा होगा, अब एक बंदा सोच रहा है तो आने वाले समय के अंदर वो चीजें धीरे धीरे, आज समझो, आज आप आज से 10 साल पहले अगर बात करो कि भाई ऐसी गाड़ियां भी होंगी जो बैटरी से चलेंगी, कितने लोग मानते हैं? लेकिन आज लगभग हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आप देखने जाओ तो छोटी मोटी एक बैटरी वाली या इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है। जी। आज एक्सेप्ट कर। राइट। तो किसी ने सोचा होगा कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है? जी। तो आज वो चीज रियलिटी है। तो वो R&D उसने किया कि ये सोचा, अनुमान लगाया, प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्यों? मार्केट का माहौल बदल रहा है, कस्टमर का माइंडसेट बदल रहा है और मार्केट में पूरी सिचुएशन बदल रही है, तो फ्यूचर में चीजें होंगी। तो उसी तरीके से हम जब अपने बिजनेस के अंदर आने वाले समय में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आने वाले समय में किस चीज का ट्रेंड आने वाला है, आने वाले समय में कस्टमर क्या डिमांड करने वाला है, इन चीजों को जानने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं ना उसको R&D कहते हैं। और वो एक्टिविटीज जैसे क्या होती है कि आप कस्टमर से मिलो ताकि कस्टमर आपको बताएगा, अपने वेंडर व्यापारी, आपके जो कस्टमर है, आपके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर, उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे। ट्रेड शोज में जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, बड़े बड़े सेमिनार्स होते जाओ, इंटरनेट के ऊपर जाओ। ये सब जगह पर आप जब ढूंढते हो ना कि मेरी इंडस्ट्री में क्या नया आने वाला है, वो R&D, और R&D इस तरीके से करते हैं। देखो, और इसके ऊपर ना आज है ना बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत जबरदस्त इसके ऊपर टीम बनाती है। मेरा एक दोस्त है तो अभी किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो एक साइंटिस्ट है, तो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने बोला यार तुम लोग करते क्या? तो बोला है ना कि हमारे वहां पर ना हम चिप बनाते हैं, ठीक है, चिप बनाते हैं, बनाते कंपनियां हैं, हम R&D करते हैं, R&D करते हैं। जैसे एज एग्जांपल मानो कि अभी आपके पास कोई मोबाइल है, ठीक है, 5G का मोबाइल है, तो 5G का मोबाइल है, आपका स्पीड चल रहा है जी। तो आने वाले समय आप देखोगे तो 6G आएगा जी। उसकी स्पीड और होगी। यस। तो बोले हम वही चीज ढूंढते हैं कि कौन सी चीज ऐसी बनाया जाए जिससे स्पीड बढ़े। अच्छा। और उसके लिए कंपनीज है, हजारों लोगों का साइंटिस्ट का टीम है। जी। एक छोटे से माइक्रो चिप जो होता है ना, उसमें बिलियंस चिप वो बिठाते हैं ये स्पीड बढ़ाने के लिए। तो उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ R&D। तो R&D हमें मार्केट में जाके करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उसके हिसाब से आज मानो ना देखोगे तो ओला जो है ना जी। ओला फर्स्ट जनरेशन है व्हीकल इंडस्ट्री में, राइट। ठीक है। उसके पहले आप देखोगे हीरो होंडा है, ठीक है, जी। हीरो है, होंडा है, बजाज है,
ठीक है, टीवीएस है, ये तो पहले से थी ना। जी तो ऐसा क्यों हुआ कि ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पॉपुलर हुई? बिकॉज उसने ये जान लिया था कि फ्यूचर इसका है, और उसने फटाफट प्रोडक्ट को बनाया और मार्केट में उतार दिया। जी और उसके बाद बाकी सारी गाड़ियां आई, होंडा आज बना रही है, बजाज ने चेतक लेकर आया, ठीक है, और दूसरी बहुत सारी और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, तो बाद में है, लेकिन ओला जितना पॉपुलर हुई इतना नहीं। तो उससे उसने क्या किया, R&D किया कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है। तो एक R&D करने के लिए सबसे पहले चीज मैं कहूंगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ के R&D नहीं होगा। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से आप थोड़ी बहुत चीजें जान पाओगे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी आपको मार्केट मिलेगी। आप कस्टमर को मिलो, अपने मैन्युफैक्चरर्स को मिलो, वेंडर्स को मिलो, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स है वो आपको बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें नहीं आने वाली है, क्या कस्टमर की डिमांड है। ट्रेड शोज में जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, सेमिनार्स में जाओ। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स लेती है। इवन आउट ऑफ कंट्री जाओ, ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, बाहर क्या चल रहा है वो भी तो देखो, है ना। तो R&D ये चीज़ है, और R&D ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस। और मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उनके ग्रो ना करने का कारण भी यही है, जी क्योंकि क्या हो रहा है, जब बाजार पूरा बदल जा रहा है ना, तब उनको पता चल रहा है, और फिर आप क्या करोगे बदलाव करके, जी क्योंकि मार्केट के साथ सेचुरेट हो गया। जी तो आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ना एडवांस रहना पड़ेगा। सर कई बार ये भी देखा है कि पता होता है एडवांस में ऐसा होने वाला है, बट जब तक हो नहीं जाता है तब तक वो लोग वेट करते हैं। जैसे सर कोविड सबको पता था आने वाला, चाइना में आ गया था, इंडिया में भी फैल रहा है, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी आएगा, लॉकडाउन लगेगा, सारी चीजें होगी, सबको पहले से एक था तो सही सबको मन में कि हाँ होगा ये चीज। फिर भी कुछ लोग प्रिपेयर हो गए थे, कुछ लोग थे कि हाँ आएगा तब देख लेंगे। तो वो चीज है सर कि R&D कहीं ना कहीं तो चलती तो रहती है सबके दिमाग में, बट कई बार कोई लोग ना टाइम का वेट करते हैं कि टाइम आएगा सर। मैं एक चीज और भी बताता हूँ कि R&D है ना, जब बिजनेस पे करने की बारी आती है ना, तब थोड़ा सा लोग आलसी हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मूवी का ट्रेलर देखकर स्टोरी बता देते हैं, इसमें तो ऐसा होगा, ये स्टोरी होगी। वो भी एक प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग और R&D का एक तरीका है जी समझो चीज को। आपका घर से किसी से झगड़ा हुआ है ना, आप चेहरा देख के बता दो किसका झगड़ा हुआ है किसी से, है ना। आराम से सर। तो यहाँ हम प्रिडिक्शन करते हैं, वहां पर हम फोरकास्टिंग करते हैं, वहां पर हम आगे सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है या हुआ होगा। तो बिजनेस में क्यों नहीं करते? तो दो चीज उसकी कमी होती है, एक होता है आलस, दूसरा आता है कि भाई मेरा विजन नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं क्यों करूं जी। और दूसरा कि ठीक है मुझे दिख रहा है लेकिन चल रहा है ना। तो वो एक सिचुएशन पॉइंट आता है कि जब होगा तब देखेंगे, तो आलस के कारण तो लोग इसमें ये दो गलतियां करते हैं। सर आपने एक बहुत अच्छी बात की, विजन नहीं होना। सर कई बार होता है, मैंने ये भी देखा है कि बिजनेसमैन के पास विजन तो होता है, मुझे बनाना है, ठीक है, बट वो लोग ना शेयर नहीं करते। उनको ये होता है, डर होता है, एक तो इनकम टैक्स का कि देख लेंगे तो क्या ही होगा। कुछ उनका भी डर रहता है कि टीम मेंबर क्या ही बोलेंगे देख के कि सर बनाएंगे इतनी बड़ी कंपनी, या फिर कोई दोस्त वगैरह होगा तो वो कोई बोलेंगे, तो उसके कारण ना वो शेयर नहीं करते। तो क्या विजन शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो हमारे इंडिया के अंदर ना शोबाजी बहुत चलती है, ठीक है, दिखाना जी लेकिन जो दिखाना होता है वो नहीं दिखाते। मैं कहीं पर बातचीत कर रहा था कि आज हमारे इंडिया के अंदर अमीर बनने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अमीर दिखने में इंटरेस्टेड है। जी राइट सर, है ना। राइट। तो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, वो बनने की कोशिश नहीं करते। बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, दिखने के लिए आप है ना कुछ भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाओ तो आप है ना, और एक्चुअली में पता चल जाता है आप दिखने की कोशिश दिखने की कोशिश। तो आज है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज सोचते हैं कि भाई विजन शेयर करेंगे तो इनकम, अरे भाई इनकम टैक्स वाले क्यों आएंगे? आपकी सोच है ना, जी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। एक सिंपल सी चीज है कि आप है ना हर चीज में सोचते तो ही, जी शादी करने वाला हूँ तो क्या लोग आपको मना करेंगे कि मत सोचो? ठीक है, मुझे घूमने जाना है तो लोग मना करेंगे? नहीं। तो आप अपने बिजनेस में सोच रहे हो कि आने वाले 5-10 सालों में मैं मेरे बिजनेस को यहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो क्यों इनकम टैक्स वाले आपको हैरान करेंगे? ये एक वहम है, एक डर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले चीज। दूसरा कि शेयर नहीं करते, बनाते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। यार मैं लोगों की परवाह कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ,
आपके घर में कोई परिस्थिति खराब हुई, कोई सिचुएशन ऐसी खराब हुई, कितने लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए? कोई नहीं सर। और आप उन्हीं की परवाह करें। चीज समझो, वो हमारे वहां पे कैसा कल्चर है, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो कौन से 4 लोग, कौन से 4 लोग, सोचो तो सही। और मुझे क्यों 4 लोगों को दिखाना कि मैं उनके बारे में सोचूं कि वो लोग मेरी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है? ये एक्चुअल में ना ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम है ना दूसरों को ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों पर ज्यादा। अरे दूसरे लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उन पर ध्यान दे रहे हो। आपके घर में ना अच्छा हुआ तो आएंगे थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चले जाएंगे। आपने कुछ खराब किया, आएंगे 2 बात उल्टी सीधी बोल के चले जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा ना तो आपकी हेल्प करेंगे और ना ही वो आपका कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, ये सही है सर। फिर भी आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो कि भाई लोग क्या कहेंगे। अब आप जरा ये भी तो सोचो ना कि अगर आपकी कंपनी पूरी जिंदगी छोटी रह गई तब क्या लोग कहेंगे, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो मैं विजन बनाऊंगा कि मुझे 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बनानी है तो लोग क्या कहेंगे। आप ये भी तो सोचो अगर आपका बिजनेस छोटा रह गया तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। दरअसल क्या है, हम डरे हुए हैं और लोग भी डरे हुए हैं। हम किससे डरते हैं? उन लोगों से जो हमारे बारे में कहेंगे। और वो किससे डरते हैं? हमसे, कि ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे बीच से निकल जाएगा, है ना। तो विजन शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप है ना सामने जो विजन आपने बनाया हुआ उसको पूरा करने की दिशा में आगे भागो। देखो समझो एक चीज को, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करा था, बहुत अच्छी चीज बताई थी कि कई बार ना आपको फंसाना होता है अपने आप को फंसाना होता है कमिटमेंट करके। क्योंकि आपने ना किसी से कमिटमेंट नहीं किया ना तो पूरा करने की जवाबदारी आपकी नहीं है। एज एग्जाम्पल आपने विजन बनाया है, ठीक है, किसी को बताया ही नहीं तो विजन पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ देखने वाला कौन? कोई नहीं। तो आप है ना कंफर्ट हो जाते हो, किसी को बताया ही नहीं है। हाँ। तो पूरा नहीं होगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। लेकिन इसी चक्कर में आपका पूरा भी नहीं होगा। हाँ। तो आपको शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप वो डर में कामयाब हो जाओ। कामयाब होने के लिए डर होना चाहिए फेल होने का। जिसको फेल होने का डर नहीं है ना वो कामयाब हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी चीज किसी ने बताई थी कि आपको क्या लगता है घोड़ा जो भागता है रेस में वो रेस जीतने के लिए भागता है? नहीं। तो उनको ट्रेनिंग की दी होती है। रेस में घोड़ा भागता है उसको जब चाबुक पड़ती है ना उससे बचने के लिए कि जितनी तेज भागूंगा ना उतनी चाबुक नहीं पड़ेगी, और उस चक्कर में वो जीतता है। यस, समझना इस चीज को। तो विजन भी ऐसा है, लाइफ भी ऐसी है कि लाइफ में आपको किसी चीज से डर लगेगा ना तो उस डर को कहते ना, उस डर से डरने के टाइम पे या उस डर से डर के आप कामयाब होने की कोशिश करोगे जी। अगर आपको डर नहीं है ना कि आप फेल होगे तो आपके कामयाब होने की संभावना नहीं है। डर होना बहुत जरूरी है। और वो डर कैसे पैदा होगा? जब आप विजन शेयर करोगे ऐसे लोगों को कि जिन लोगों को आपको कामयाब होके दिखाना है। तो कई बार आप जब लाइफ में डाउनफॉल जाओगे ना तो आप ये दिमाग में आए यार उसको मेरे को दिखाना है तो चलो दोबारा रिस्टार्ट करो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको शेयर करना जरूरी है। अपने आप को फंसाओ, अपने आप को कमिटमेंट दे दो किसी और पर्सन को कि जिस बंदे से या जो बंदा आपको टोन ना मारे ये चीज सोच के आप कामयाब हो जाओ। राइट सर। तो इसलिए ना विजन शेयर करना बहुत जरूरी है और विजन बनाना बहुत जरूरी है। तो सर विजन कई बार ऐसा होता है और ये मेरे पास काउंटर क्वेश्चन भी आता है कि विजन हमारे माइंड में है ना तो फिर हम क्यों इसको रिटर्न में करें? माइंड में है, हमें याद है चीजों के ऊपर, हम भाग भी रहे हैं तो रिटर्न में रखना जरूरी है क्या? क्यों रखे? इसके पीछे का पर्पस क्या है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, परसों शाम को आपने कौन से सब्जी खाई थी? नहीं याद है सर। नहीं। तो दिमाग जब 24 घंटे से ज्यादा की चीजें याद नहीं रख सकता तो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद आप क्या करने वाले वो कैसे याद रखेगा? राइट सर। तो दिमाग के ऊपर भरोसा मत करो।
आप किसी सेमिनार में गए, मानो कि वहां पर ट्रेनर ने 4 घंटे तक बोला, बहुत सारी चीज बोली, और आपने कुछ नहीं लिखा। आपको घर पे आकर कोई पूछे कि उस ट्रेनर ने क्या बोला, आपको क्या लगता है 4 घंटे में से आप कितना टाइम बोल पाओगे? सिर्फ 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट ना, बोला तो 4 घंटे उसने ना, 10 मिनट ही आप क्यों बोल पाओगे? इतना ही पूरी समरी याद रही हो। सिंपल सी चीज है, इसीलिए लिखना जरूरी है, आपको याद रहे आप क्या करने वाले हो। आप आज आप समझो ना, आज हम ना सब्जी लेने के लिए आते हैं ना जी बाजार में, जी। तो भी लिख के जाते हैं। हाँ हाँ क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, हम जी। लिख के जाते हैं। तो लिखना जरूरी है, ताकि आप है ना जब भी उसको देखो आपको तुरंत याद आए कि यार मुझे इसके लिए काम करना, मुझे इसके लिए काम करना है। तो दिमाग के अंदर विजन होने का मतलब आपका विजन ही नहीं है। पता किसको? मैं लास्ट सेशन कर रहा था, उसके अंदर बताया 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि पहले गोल बनाते हैं, उसमें टारगेट निशाना लगाते हैं, ठीक है, पहले लोग। और दूसरे लोग वो ये होते हैं कि टारगेट मार देते फिर इधर गोल बना के बोलते हैं मेरे को इधर ही मारना, इधर ही मारना था। तो अक्सर करना विजन ना बनाने वाले लोग वो दूसरे होते हैं कि उन्होंने पूरे साल जितना बिजनेस किया फिर बाद में क्या बोलते हैं मेरे को तो इतना ही करना इतना था। ही करना था। right. किसको पता? किससे आपने बताया था? कहाँ लिखा था आपने? ये कैसी बात हो गई कि मैं जीता तो भी मैं जीता, मैं हारा तो भी मैं हारा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था किसी और को कि जीतने का और हारने का पैमाना क्या था। तो इसलिए रिटर्न में लिखना बहुत जरूरी है। और आप लिखते हो जब ना, तब दिमाग को एक संदेश देते हो कि ये चीज मुझे चाहिए, फिर दिमाग उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है। याद रखना, जब तक आपकी कोई चीज रिटर्न में नहीं होती है ना, तब तक आपकी गंभीरता नहीं होती है उस चीज को पूरा करने की। एज एग्जाम्पल, मानो आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, आपके भाई बहन की किसी की शादी होने वाली है, तो पता है आप जोर शोर से तैयारी तब तक नहीं करते हो जब तक उसका कार्ड नहीं आ जाता। हाँ सर, राइट। जिस पर डेट, टाइम और वेन्यू लिखा हो, जब तक वो नहीं फाइनल होता है तब तक हम जोर शोर से तैयारी नहीं करते जी। हमें हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब वो कार्ड बन के आ गया, एक्चुअल तैयारी तब शुरू तब होती स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि तब हम सीरियस होते हैं कि भाई इतनी टाइम तक मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। जी तो हम प्रिपरेशन फिर पूरी की पूरी शिद्दत से करते हैं, सीरियस होके करते हैं। जी। और ये हर जगह होता है। आप किसी बिजनेस की ओपनिंग करने के लिए आप देखो, जब तक उसका ओपनिंग का डेट फाइनल नहीं होता है तब तक हो रहा है। तो इसीलिए कि हमारा विजन भी लिखना जरूरी है, ताकि उस लिखने के बाद में आपके दिमाग पे एक संदेश जाए, मुझे ये चीज इतने समय तक चाहिए। तो आपका दिमाग उसके हिसाब से आपको आइडियाज देना शुरू करेगा जी। तो इसीलिए विजन लिखना बहुत जरूरी है। जी सर, एकदम सही कहा सर, क्योंकि याद रहता ही नहीं है कि परसों सब्जी क्या खाई थी, तो विज़न तो हमें लिखना ही पड़ेगा। सर मैंने ये भी देखा है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऑफिस का नक्शा मैंने देखा हुआ है कि ऑफिस में ना उन्होंने वाइट बोर्ड होते हैं जो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, नोटिस बोर्ड होते हैं, पिन पॉइंट्स होते हैं वाले, वो भी भरे हुए होते हैं। इवन टेबल्स पे भी उन्होंने लिखा हुआ होता है, हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होता है, प्लानिंग होती है और इस तरह से सारी चीज़ें रहती, बुक्स रहती है उनके यहाँ पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी अपने विजन की तरफ भाग रहे हैं ये देख देख के। बिल्कुल सही बात है। आज समझो, मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले एक विजन बनाया था, एक विश लिस्ट की मैंने एक डायरी बनाई है, उसमें लिखा है मेरे को 10 किताबें लिखनी है। अभी आप समझो कि हमने ये 2 किताब हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। ये पहला है सफलता क्यों नहीं मिलती, ठीक है, ये हमने कंप्लीट की। और अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया, बिजनेस बड़ा करो या बंद करो, ठीक है। और अभी तीसरी किताब हमने लिखना शुरू किया जी, ठीक है, बिना बेचे कैसे बेचे, सेल्स के ऊपर है। तो अब सोचो, अगर मैंने ये सोचा नहीं होता कि मेरे को 10 किताबें लिखनी है, तो मैं कभी नहीं शुरुआत कर पाता। राइट सर। तो आपको ना लिखना बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। और एक चीज है, आप लोगों ने शायद द सीक्रेट मूवी या फिर द सीक्रेट बुक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ना एक बहुत अच्छी चीज की, जब आप लिखते हो ना तो प्रकृति को आप संदेश देते हो कि आपको चाहिए, कि आपको ये चाहिए, फिर प्रकृति उसके हिसाब से आपके लिए माहौल तैयार करती है। तो आप जब तक है ना प्रकृति को ये आदेश नहीं दोगे मुझे ये चाहिए, तब तक आपके लिए प्रकृति कभी भी वो काम नहीं करेगा जी। तो इसीलिए ना लिखना बहुत जरूरी है।
और जैसे आपने बताया कि ऑफिस में जाओगे तो लोग है ना बहुत चीजें रखते हैं, किताबें रखते हैं, बोर्ड्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो डेली इन चीजों के ऊपर काम करते हैं। जी ये सीरियसनेस की निशानी है। एक सीरियस बिजनेसमैन की ये निशानी है कि वो अपनी चीजों को लेके बड़ा कॉन्शियस रहता है। आप समझो, दो तरह के बच्चे ना स्कूल में जाते हैं। दो तरह के बच्चे स्कूल में जाते हैं। एक होते हैं जो लेथार्जिक होते हैं और एक होते हैं जो टॉपर्स होते हैं। तुम देखोगे ना, जो टॉपर्स होते हैं ना, तो उनकी किताबें, उनकी बैग खोल के देखो, बड़ा ऑर्गेनाइज रहता है। हाँ है ना? राइट। कौन सा पीरियड आज है, कौन सा सब्जेक्ट आज है, उसकी किताब कॉपी सब कुछ व्यवस्थित होगा, सब टिप टॉप होगा। कवर ववर चढ़ाए होते हैं Exactly, सर, सब है ना? रेडी सब होता बढ़िया है। होगा। और वही होंगे दूसरे कि जिनके वहां पर ना कोई कॉपी घर पे रह गई, कोई किताब घर पे रह गई, कोई किताब है ही नहीं, कोई चीज कहाँ। ये सीरियसनेस की निशानी है। फिर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई टॉपर ये हर बार टॉप क्यों करता है। बिकॉज वो ऑर्गेनाइज है, वो सीरियस है अपनी चीजों को लेके। उसको पता है कि भाई कौन सा टेस्ट कब होने वाला, तो मुझे तैयारी कब करनी है, कौन सा मेरा एग्जाम कब आने वाला, तो मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी, किसके पेपर के पहले मुझे क्या। वो पूरी चीजों को कॉन्शियसली ध्यान से रखता है जी और सीरियसली रहता है, और इसीलिए वो टॉप करता है। और कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को ध्यान नहीं रखते, बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर पेपर बड़ा टफ आया था। है ना? हाँ पेपर बड़ा टफ आया था और चेक करने वाले ने पक्षपात किया है ना? वो टीचर ने तो उसको सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे 1 मार्क मेरे बच जाते हैं। हाँ, ये बहाने निकालना। तो बिजनेसमैन भी यही करना शुरू करते हैं। जब उनका बिजनेस ग्रो नहीं करता है ना, उनका बिजनेस स्ट्रगल करता है उनका बिजनेस, तब वो बोलते हैं कि मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया। हाँ है ना? मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। मार्केट के अंदर ना अब वो बात नहीं रही जी ये सारी चीजें एक्चुअल में बहाना है। आप मुझे बताओ, आप एक चीज मुझे बताओ, आप पहले जैसा क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं है, आज चेंज चाहिए सबको, लाइफ में डेली में भी चेंज चाहिए सर, रूटीन में भी चाहिए क्यों आप ऐसे चेंज। सोच रहे हो कि पहले जैसा मार्केट नहीं रहा? हो कभी नहीं होगा। आप जो 10 साल की उम्र में कपड़े पहनते थे, आज वो पहन सकते हैं? नहीं सर। तो 10 साल पुराना जिस तरीके से बिजनेस होता था, आज उस तरीके से बिजनेस कैसे हो सकता है? आप सोचो तो सही। तो चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। जी राइट सर। तो ये प्रकृति का नियम, ये बदलना होता रहेगा और कंटिन्यूअसली होता रहेगा। आप नहीं बदल रहे हो तो गलती आपकी है, मिस्टेक्स आपका है। फिर आप ये दोष नहीं दे सकते हो कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर का टेस्ट बदल गया है और अब लोग है ना मेरे यहाँ टिक के काम नहीं करते हैं, अब कस्टमर मेरे वहाँ ज्यादा नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कस्टमर को चाहिए, टीम को चाहिए, आप नहीं कर रहे। आप ट्रेंड से बाहर जाओगे तो लोग आपको कैसे फॉलो करेंगे? राइट सर। तो आपको ना ट्रेंड से बने रहना पड़ेगा। एज एग्जांपल समझो, आपके दादाजी क्या पहनते थे कपड़े में? धोती कुर्ता। आपके पिताजी? वो पैंट शर्ट। आपके भाई होगा, वो क्या पहनता है? जीन्स पहनता है। क्यों ऐसा? वह धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनता? चेंज बदल रही है सर। बदला एक्सेप्ट किया ना? हाँ। तो बिजनेस में क्यों नहीं करते? बिजनेस में क्यों नहीं करते? हम हर जगह चेंज करने के लिए तैयार हैं। हम पता है कि हमारा बच्चा 1 साल किसी क्लास में रहा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो दूसरी क्लास में जाता है जी। क्यों ऐसा? चेंज, आगे बढ़ना होता है ना। बिजनेस में क्यों नहीं? समझो। तो लोग है ना एक्चुअली, अगर इसको थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में कहें ना, तो लोग है ना दिमागी तौर पे बीमार है ना? लोग दिमागी तौर पे बीमार हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है पहले जैसा था आज भी वैसा रहना चाहिए, लेकिन मजा मुझे आज वाला चाहिए। हाँ। काम मुझे पहले जैसा करना है, एंजॉयमेंट मुझे आज जैसा नहीं पॉसिबल है ना। काम भी आपको आज जैसा ही करना पड़ेगा। तो आज है ना, आप सोचो कि आप धोती कुर्ता पहन के निकलो मार्केट के अंदर, आज के टाइम पे कुत्ते दौड़ा लेंगे, क्योंकि उनके लिए भी तो नया है ना। नया है उनके लिए भी नया। और उस टाइम पे जब आपके दादाजी थे, उस टाइम पे धोती कुर्ता पहनते थे, उस टाइम कोई जींस पैंट पहन के जाए तो कुत्ते दौड़। क्योंकि उस टाइम के कुत्ते जो थे ना वो धोती कुर्ते से फैमिलियर थे, और आज के टाइम के जो हैं वो नहीं है। तो बिजनेस भी ऐसा है। बिजनेस में पहले जो चीज होती थी, आज वो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करते जी। और आप वो चेंजेस नहीं करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? फिर आप ये बोलो कि मार्केट में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, ये है वो है। एक्चुअल में वो सब प्रॉब्लम नहीं है।
आप अपने बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। जी, राइट सर। चेंज तो होना पड़ेगा, करना है, वरना सर जब प्रकृति करवाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है सर बिल्कुल फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक सिंपल, और समझो ना, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट समझते नहीं है, समझते सब है। हम सबको पता है ठंडी के बाद क्या आएगा। गर्मी की सीजन आएगी क्यों, कैसे पता? सर, पहले से ही ऐसी चेंजिंग आ रही है है ना? तो ठंडी के बाद गर्मी आएगी ना। गर्मी ऐसा तो नहीं है ठंडी के बाद हम रेनकोट खरीदते हैं, नहीं सर, नहीं ना? नहीं। तो ये पता है हमें कि ठंडी के बाद गर्मी आएगी तो गर्मी के कपड़े हमें पहनने पड़ेंगे, फिर बारिश आएगी, ये हमें पता है। बिजनेस के बारे में भी हमें पता तो है ही कि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं यार, ठंडी के बाद ना बारिश आनी चाहिए, या ठंडी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। तो ये हम अपना एक लेकर चल रहे हैं और उसके कारण ये दिक्कतें आ रही है। तो देखो, कहते हैं ना कि आपको प्रवाह के साथ बहना पड़ेगा। राइट सर, आपको प्रवाह के साथ बहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में लंबा टिक पाओगे। सर कई बार मुझे ताज्जुब होता है ये चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, या हकीकत है पता नहीं, कि यहाँ से एक आईआईएम का बंदा गया, बड़ी आईआईएम नहीं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई बंदा गया बाहर बिजनेस सीखने के लिए कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। तो बाहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला वो। उसने कहा कि मैंने ये यूनिवर्सिटी से, इंडिया से आया हूँ, ये यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, अब मुझे ना बिजनेस सीखना है, आप मुझे मैनेजमेंट सीखना है, आप मुझे सिखाओ। उन्होंने बोला कि आप ना सबसे पहले तो पागल हो। तो उन्होंने बोला क्यों, मैं आपसे मिलने के लिए इतने मैंने धक्के खाए, इतना मैंने ये किया, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया, आपने क्यों? इंडिया के, अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है ना, तो आप इंडिया के ना घर में चले जाओ, आपके वहाँ की जो वुमेन्स होती है ना, इससे अच्छा मैनेजमेंट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। तो कई बार ये ताज्जुब होता है कि वो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इंडिया में पहले से ही मैनेजमेंट चलता आ रहा है। आप वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, सब जगह पे मैनेजमेंट का जिक्र हुआ है। सब जगह पे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, तो पहले से प्री प्लानिंग थी, फोरकास्टिंग थी, सारी चीजें थी, नीतियाँ थी, स्ट्रेटेजीज थी, सब चीजें थी, मैनेजमेंट था पीपल का, सब कुछ था। तो वहीं से ही आप सीख सकते हो। फिर भी आज सर देखती हूँ मैं कि हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारे पास वेद है, पुराण है, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घर से भी सीख रहे हैं ये चीजें। फिर भी कंपेयर करने जाए सर, तो इंडिया की जो बिजनेस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से तो कंपैरिजन हम नहीं ही कर सकते सर। तो ये कई बार ताज्जुब होती है सर चीज़ों को लेके कि हम आज इतने समृद्ध है ज्ञान को लेके, हमारे पास इतना ज्ञान पड़ा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं सर। देखो, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, और दूसरा एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावन लागे। हमें जो चीजें आसानी से मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि जब लंदन में फर्स्ट स्कूल चालू हुआ था ना जी, लंदन में, पूरी दुनिया का पहला स्कूल जब चालू हुआ था, भारत में 1,76,000 गुरुकुल चलते थे उस टाइम पे। क्या बात है सर। जब लंदन में पहला स्कूल चालू हुआ था, तब गुरुकुल इंडिया में 1,76,000 थे। क्या बात है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय थी, जहाँ पे आज हम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी? 12 से 13, 60 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। क्या बात है। समझना इस चीज को, नालंदा तक्षशिला है। और उस टाइम के जो हमारे जो आचार्य थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत। उसमें हम सब ने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा। जी सर, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई पता है, कि कुछ टाइम के बाद में अंग्रेज आए और दूसरे लोग आए, तो उन लोगों ने क्या हमें एहसास करवा दिया कि हम जो कर रहे हैं ना वो बड़ा तुच्छ है, हम जो कर रहे हैं वो तुच्छ है, हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत छोटा है जी। एक्चुअल में ये है, उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया जी, और उस ग्लोरिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ना हम मुड़ गए उस तरफ। फिर हमने ध्यान, योग, ध्यान, अपने वेद पुराण, इन चीजों के ऊपर हम गए ही नहीं।
जी। हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, हमने इसके ऊपर। आज एक बच्चे को आप बोलो ना कि आप रामायण पढ़ते हो, नहीं। हाँ आप सर, भगवत गीता, नहीं। नहीं पढ़ते हैं सर। ठीक है। आज है ना, हमारे घर पे बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप समझो हम किस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया, बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया। कहा जाता है किसी इंसान को अगर मारना हो ना तो जी। उसके इतिहास को मिटा दो, वो मर जाएगा। इतिहास को मिटा दो, वो मर जाएगा। आज एक्चुअल में हम है ना, हम सब एक तरीके जिंदा लाश हैं। हमें कोई फॉलो करवा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे। और उसकी वजह यही है कि पुरानी चीजों को मिटा दिया गया और हमें ये यकीन दिला दिया कि आज जो है ना एक्चुअल में ये सबसे बेहतर है, तो हम उसकी तरफ फ्लो में मुड़ गए और हम उसको आज एक्सेप्ट करें। आज थोड़ी रियलिटी है बट थोड़ा हार्श है। मैं शिमला में था, तो हम ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और मैं वॉक करने के लिए से जंगल में निकला था। वहां पर एक मुझे अंकल मिले, तो वो बोले कि मैं पहले डायमंड के उसमें था, बिजनेस में था और मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा। तो उनके साथ से जब बातचीत होने लगी तो बोले यार आजकल के बच्चों की हालत बड़ी खराब है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है सर, आजकल के बच्चों को इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। राइट सर। इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और कैसे वो आया, इंग्लिश बोलना भी कैसे आया? क्योंकि उनके जो कैंपस है ना, वहां पर कंपलसरी है, हिंदी बोलोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। हाँ, है ना? ये रूल होते हैं, हिंदी बोलोगे तो पेनल्टी पेनल्टी लगेगी। लगेगी। बताया गया है हिंदी तुच्छ लैंग्वेज है। इंग्लिश आपको आता है, आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना एजुकेटेड दिखाई देते हो। और सर इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि भाई विदाउट ग्रामेटिकल एरर होता है, वो तो बहुत ही कम लोगों का है ऐसा कि विदाउट ग्रामेटिकल एरर एकदम सही इंग्लिश बोलते हैं। राइट है ना? तो आप समझो कि हमें वो चीज बता दी गई कि जी। हिंदी बहुत खराब लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी तो बहुत हीन लैंग्वेज है। जी। संस्कृत जो है वो तो किसी को समझ भी नहीं आती, तो बोलो ही मत। जी। ठीक है, उसके बारे में तो वो हमारी एक्चुअल रियलिटी थी, उसको खत्म कर दिया। आज हमारे वेद पुराण लिखे हुए हैं संस्कृत में। राइट सर। ठीक है, अब संस्कृत आता नहीं है तो पढ़ेगा कौन? जी। और संस्कृत का जिसने भाषांतर किया है, जी। जिसने उसका बनाया हुआ है, उसने अपने हिसाब से बना दिया। हम हिंदी पढ़ के हम समझ नहीं पा रहे जी। एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, भाव क्या है। भाव क्या है। ठीक है, तो हमारी पुरानी चीजों को इस तरीके से मिटाया गया और हमें ग्लोरीफाई करके बताया गया कि अभी का जो ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा जी। आपके लिए सूटेबल है और हम उसी में रह गए। आज किसी को आप बोलोगे ना कि हमारी पुरानी चीजें जो है वो बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी, क्या पुरानी चीजें थी यार? आज जो ना अंग्रेजों ने हमारे लिए किया, वो किया, ऐसा। जी। पुरानी चीजें आपको पता नहीं। आपको पता है, मैं बात कर रहा था, आपसे ही बात कर रहा था कि हमें सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी? क्या हम बहुत अमीर थे? नहीं सर, हाँ वो तो थे ही सर, एक टाइम पे हमारे पास सोना वगैरह बहुत ज्यादा था। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बोले जाते कि हमारे पास बहुत धन था या बहुत सोना था। सोने की चिड़िया हम इसलिए बोले जाते क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान था राइट। और ये पूरी दुनिया को पता था कि सबसे ज्यादा ज्ञानी भारत में है। तो इसीलिए भारत को गुलाम बनाने के लिए या भारत की चीजों को कहते हैं ना लेने के लिए सबसे पहले इनके ज्ञान को नष्ट करना जरूरी है। तो उन्होंने सीधा वहीं अटैक किया, हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई, हमारी चीजें खत्म की। ठीक है, राइट। और अपनी चीजें डाल दी कि आप जो कर रहे हो वो बेकार है, ये परफेक्ट है। राइट। और धीरे धीरे हमारी पुरानी चीजों को जला दी। हमारे पास कोई एविडेंस बचा नहीं, हमारे पास पुरानी चीजें बची नहीं, पुराने लोग नहीं बचे। ठीक है, तो नई चीजों को ग्लोरीफाई करके बता दिया गया। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज जो है ना वो सब कुछ इंग्लिश ही है। जी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैं सोसाइटी में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो एक अकाउंटेंट है, सीए है आई थिंक। तो ऐसे ही बातचीत हुई तो मैंने किताब लिखी थी, उनको पता मैंने किताब लिखी है। तो बोले विशाल भाई एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है यार, जितने ये अंडर ग्रेजुएट है ये बिजनेसमैन बन कैसे जाते हैं, कैसे बन जाते हैं यार? जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उनको देखा यार, वो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक चीज बताई, बोले देखो जिसके पास डिग्री होती है ना वो सिर्फ डिग्री को लेके सोचता है, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं होती ना वो सब चीज के बारे में सोचता है जी। और वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। क्योंकि हमारी सोच जो है ना वाइडर हो जाती है। हमारे गुरुकुल में डिग्री नहीं दी जाती थी। हाँ, हमारे गुरुकुल में डिग्री वगैरह नहीं दी जाती थी। हमें वहां पर कंठस्थ करवाए जाते थे। हाँ।
श्लोक्स हैं, हमारे जो पुराने अध्याय, ये सब कंठस्थ करवाए, हाँ। शस्त्र शास्त्र सिखाए सिखाए जाते, जाते थे। डिग्री नहीं दी जाती थी। जी। ये डिग्री का कल्चर अंग्रेजों ने शुरू किया कि तुम ना बीए की तुम्हारे पास डिग्री है, तुम बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, हाँ। तुम्हारे पास ना ये एमबीए है, तुम मास्टर इन मास्टर बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझो, बड़ा फनी चीज है, एमबीए का मतलब क्या होता है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस का मास्टर ना। हाँ। करता क्या है? मैनेजमेंट की हायर पोजीशंस पे जॉब्स। जॉब करता है ना। तो बिजनेस का मास्टर जॉब कैसे क्यों कर रहा है? सोचो जरा, बिजनेस का मास्टर जॉब क्यों कर रहा है? उसने पढ़ाई तो बिजनेस की है ना, हाँ। तो शुरू तो बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहा है? जो जॉब। तो इस तरीके से मैनिपुलेट की गई चीजों को और हमारी चीजों को गलत तरीके से बताया गया, और आज के हमारे यंगस्टर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आज पुरानी चीजें हैं वो वही सबसे बढ़िया है, हमारी चीजें बहुत बेकार है। जी। आज हमारे अपने जो वेद पुराण है, अपनी चीजों के बारे में लोग नहीं पढ़ रहे, लोग नहीं जान रहे, लोग जी। नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पुरानी जो अभी जो लेटेस्ट है उन चीजों को उनको लगता है बहुत है। जैसे आपने बताया ना, मैनेजमेंट जी। घर में चलता है ना? चलता है सर, आराम से चलता और है। ये कब से चल रहा है? बहुत टाइम से सर, इसका तो साल हो नहीं। इसका कोई वही नहीं है, हाँ। शुरुआत का पता ही नहीं है। नहीं। और हमारी माएँ कहीं से मैनेजमेंट सीखी नहीं है, समझना। हमारी माओ ने कहीं कॉलेज से मैनेजमेंट सीखा नहीं है, लेकिन एक औरत सुबह से लेकर शाम तक कितनी चीजों को मैनेज करती है। खुद को मैनेज करना, माँ बाप को मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, रिलेटिव को मैनेज करना, आस पड़ोस को मैनेज करना, इस सब को। और सबसे बड़ी चीज, इसमें से किसी के साथ भी कहीं पर भी उसका कोई रोष नहीं होता है। हाँ। किसी को भी वो खुश करने में कभी चूकती नहीं है, नहीं। किसी की चीजें पूरा करने में चूकती नहीं है। अब इससे बेहतर मैनेजमेंट आपको कहाँ जानने को सीखने को मिलेगा? लेकिन दिक्कत ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो है सर, तो घर की इसीलिए मुर्गी दाल बराबर है सर। कहते हैं ना सर, जब लोग पास में आके सलाह दे के जाते हैं ना, तो लोग इतना नहीं सुनते, बट जब वो पैसे दे के सुनने को मिलता है ना, फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है सर। एक्चुअली देखो क्या होता है, हम बहुत सारी कंपनियों को कंसल्ट करते हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं बिजनेसमैन हैं, तो जब उनसे मैं बात करता है, यार तुम ये बिजनेस में थोड़ा बहुत ये करोगे ना, तो मेरे को सलाह देगा, तुम मुझे बताएगा, ये बोलते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तक मेरे को पैसे नहीं दोगे मैं नहीं बताऊंगा, मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। क्यों? जब आप पैसे देते हो ना, तो आप ध्यान से सुनते हो, हाँ। आप करते हो, हाँ। फ्री के चीजों की वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे घर में मैनेजमेंट फ्री मिलता है, हम नहीं सीखते हैं। वही चीज सीखने के लिए हम हार्वर्ड जाते हैं, वही चीज सीखने के लिए हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पैसे देते हैं जी, है ना। तो वो एक माइंडसेट है, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहावना लगे। जी सर, एक और चीज़ है कि जब टीम हम डेवलप करते हैं तो दो तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेंजिबल, इनटेंजिबल, यानी कि एक होती है कि जो दिखती है, जैसे कि किसी को कुछ चलाना सिखाया, मैनेजमेंट में कोई डिसीजन प्लानिंग कैसे करना है वो सिखाया, जो हम कहीं वीडियो से या किसी से सीख सकते हैं। एक होती है इनविजिबल, इनटेंजिबल, इन द सेंस कि ऐसा होता है कि भाई आपको वो स्किल की ज़रूरत है और बहुत, कहते हैं ना 90% वो रोल प्ले कर रही है आपकी, वो जैसे कि हो गया लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, वो सारी चीज़ें ऐसी है सर कि डेली रूटीन लाइफ में है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि भाई आप कम्युनिकेशन आपका वीक है तो आप टॉप मैनेजमेंट में हो, नहीं आ सकते आप जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो जाता है, लीडरशिप नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना सिखाई नहीं जा रही है, उसकी ट्रेनिंग क्लासेस नहीं हो रहे हैं। सिखाई जाती है तो एक कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, वर्बल होता है, कहते हैं ना, एक लिखित में सिखाया जाता है कि इतने प्रकार होते हैं, ये है वो। जो एक्चुअल सीखना चाहिए, किसी से बातें कैसे की जाती है, सिचुएशन हैंडल कैसे की जाती है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जैसे आपने बताया ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स। जी, हार्ड स्किल मतलब जो चीजें आप कर सकते हो, जो दिख रहा है, जैसे कि कोई डिग्री है, कोई मशीन चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, ठीक है, ये हो गई। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, जो दिखता नहीं है जी, लेकिन वो है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
जी तो आज कहते हैं कामयाब होने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड स्किल वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, जी लेकिन आपको अगर ग्रो करना है तो आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। तो आज ना उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, उसको सिखाया नहीं जा सकता। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आपको बोलते समय कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। जी आपको ये सिखा सकता हूँ कहाँ पर आपको टोन हाई करना है, कहाँ पर आपको लो करना है। जी ठीक है, आपको कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, ये आपको मैं सिखा सकता हूँ। ये टेंजिबल है, ये टीचेबल है। हाँ, बट किसके सामने कैसे बैठना है, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। किसके सामने हाई टोन करना है, किसके सामने लो करना है, ये कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, ये होती है अवेयरनेस से। ओके जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आप ये चीजें सीखते हो। अब समझ कैसे बढ़ेगी? समझ बढ़ेगी कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, जी या आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल मानो आप किताबें पढ़ रहे हो, तो किताबें पढ़ने का मकसद ये नहीं होना चाहिए मुझे इसमें से कुछ चाहिए, मुझे इसमें से कुछ सीखना है, मुझे सीखना याद है। रखना है, ऐसा नहीं। किताबें पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए अपने माइंड को ब्रॉड करो। जब आपका माइंड ब्रॉड होता है ना, तब धीरे-धीरे आप में समझ आ जाती है कि मेरे से बड़ा है तो हाई टोन में नहीं बात करनी है। जी मेरे से छोटा है तो मुझे इस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना है। जी आपकी समझ जैसे जैसे बढ़ती, तो समझ बढ़ने के लिए आपको किताबें पढ़नी, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा हो सकता है जी वो करना आपको शुरू करना पड़ेगा। जी तो ये है ना समझदारी वाली बात है। इसको एक कहोगे तो कॉमन सेंस भी कहते हैं। जी ठीक है, लेकिन ये कॉमन सेंस ना बड़ी इजीली नहीं आता है। जी ये कॉमन सेंस या तो आपकी उम्र के साथ आता है, जी या तो कम उम्र में आपने ज्यादा अनुभव लिया है तब आता है। जी तो वो अनुभव लेना आपको जरूरी है, जी वो आपको समझना सीखना, और इसके बारे में ना आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आज मैं बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में मिलता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ, जिसका जितना बड़ा बिजनेस, उसकी पर्सनालिटी या उसका नेचर उतना डाउन टू अर्थ, राइट सर राइट। एक और जिसका जितना छोटा बिजनेस, उसका ईगो उतना बड़ा। 100% राइट उसको मैच्योरिटी का अभाव कहते हैं। आपका बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन माइंड अभी भी आपका बड़ा नहीं हुआ, नहीं मैच्योर आप अभी भी नहीं हुए। नहीं तो आपको ना मैच्योरिटी के लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए तो मैं बहुत सारी जगह पर ये चीज़ करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले ना किसी से बात करने का, अपने समझदार इंसान, बात करो। जब भी मौका मिले ऐसी जगह जाने का जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, आप जाओ। जी जब भी आपको मौका मिले किसी को सुनने का, उसके अनुभव को सुनो, जी उससे आपकी समझ बढ़ती है। कि मेरी लाइफ में एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, एज एग्जाम्पल आप कभी आपने फ्लाइट का अनुभव नहीं किया है ना, तो जी। फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाइट में बैठोगे आप घबराए रहोगे, हाँ आपको आधी चीजें पता नहीं चलेगी, जी राइट ना। जी आपको आधी चीज समझ कैसे करूं क्या करूं, क्या लेकिन आप जब रेगुलरली आपने फ्लाइट में ट्रैवलिंग किया है तो आपके लिए वो कॉमन हो। वही चीज तो लाइफ में भी है कि अगर आप 10 लोगों से ऐसे मिले हो, जी 10 लोगों से ऐसे मिले हो जिनको आपने ये करते हुए देखा है कि भाई बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, जी तो जब आपके सामने कोई बड़ा आएगा ना, तो आपको वो 10 लोगों से जो सीखने को मिला ना, आप वैसा बिहेव करना शुरू करोगे। जी लेकिन आपको कभी कोई मिला ही नहीं, हाँ तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई अनुभव नहीं है, जी तो आप जो करोगे वो हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो। तो अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, और ये अनुभव जितनी ज़्यादा हो सकेगा ना, उतना आप अपने आप को और बेहतर बनाओगे। जी तो इसकी डिग्री नहीं हो सकती, इसको सीखा जाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के। जी सर बहुत सारी बातें की आज आपके साथ, बहुत कुछ जानने को मिला सर, एंड बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बट अभी थोड़ा वेट करके हम लेंगे सर, क्योंकि थोड़ा तो बाकी रहना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है सर, तो वो करके नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे सर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आप अपने कमेंट में जाके, हमारे कमेंट में जाके अपने सवाल पूछिए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सर।